अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बेटा, ये वीडियो मैं FAR 1 के स्टूडेंट्स के लिए बनवा रहा हूँ जो कि IAS 23 का कुछ रिवीजन चाह रहे थे। तो मैं ज़रा IAS 23 बोरिंग कॉस्ट, जो कि हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसका सेपरेट क्वेश्चन भी FAR 1 में आता है और उसकी एडजस्टमेंट IAS 16 के साथ मिलाकर भी पूछी जाती है। तो उसकी जो की पॉइंट है ज़रा एक बार दोबारा आपको समराइज वे में समझा देता हूँ। सबसे पहली बात सर, ये बोरिंग कॉस्ट है क्या चीज़? तो इसकी जो डेफिनेशन है वो ये कहती है, बोरिंग कॉस्ट इंक्लूड इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट। बोरिंग कॉस्ट में इंटरेस्ट भी शामिल है और दूसरे खर्चे भी शामिल हो सकते हैं जो कि फंड्स को बोरो करने के लिए ज़रूरी हो। अब इसके अंदर आपके पास इंटरेस्ट तो बोरिंग कॉस्ट है ही है, प्लस अगर आप लोन लेने के लिए कोई लोन अरेंजमेंट फ़ीस या कोई कमिटमेंट फ़ीस किसी बैंक वगैरह को पे कर रहे हैं, वो भी आपके लिए बोरिंग कॉस्ट की डेफिनेशन में कवर हो जाती है। फिर हमारे स्टैंडर्ड ने कॉन्सेप्ट हमें दिया, वो दिया क्वालिफाइंग एसेट का, और उसने समझाया कि देखें, क्वालिफाइंग एसेट एक ऐसा एसेट होता है जिसको बनाने के लिए नेसेसरी हो सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है सर। अब यहाँ पे एक छोटी सी जजमेंट ये लेनी पड़ती है, व्हाट टाइम इज़ सब्सटेंशियल। इस बारे में स्टैंडर्ड में हमारे कोई डिस्कशन मौजूद नहीं है, इट्स अ मैटर ऑफ जजमेंट। लेकिन बहरहाल कहा यह जाता है कि वो एसिड जल्दी ना बने, थोड़े लॉन्ग अरसे में बने। वो लॉन्ग अरसा 8 महीना भी हो सकता है, साल भी हो सकता है, मोर देन 1 ईयर भी हो सकता है। आजकल तो ICAP के एग्जाम में ऐसे सवाल भी आ रहे हैं कि जहाँ पे एसिड 8-8 महीने में बन रहा है और उसको वो सब्सटेंशियल पीरियड मान लेता है। अब इनका रूल क्या था? रूल वो ये कहते थे कि देखें, अगर आप बोरिंग करके किसी क्वालिफाइंग एसिड को बना रहे हैं तो क्वालिफाइंग एसिड को बनाने के लिए जो बोरिंग कॉस्ट लगेगी वो आप उस बनने वाले एसिड की कॉस्ट का पार्ट बना सकते हैं। उस बोरिंग कॉस्ट को आप कैपिटलाइज कर सकते हैं। ठीक है सर। नॉर्मली ऐसे कौन से एसिड होते हैं जो कि क्वालिफाइंग एसिड बन सकते हैं? सर, उसके अंदर कोई आपका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी हो सकता है, इट विल टेक सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम। उसमें आपकी कोई इन्वेंट्री भी हो सकती है, वो भी सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम सम टाइम ले सकती है। आपके पास कोई इनटेंजिबल एसिड भी हो सकता है, कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी हो सकती है। हमारे एग्जाम में अब तक जो क्वेश्चन आए हुए उनमें ज़्यादातर या तो कोई ऑफिस की बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन करवाता है, किसी नई फैक्ट्री की कंस्ट्रक्शन करवाता है, या कोई नया प्लांट लगवा देता है और वो एज्यूम करवा देता है कि ये कोई क्वालिफाइंग एसिड है। अगर आप नॉन क्वालिफाइंग एसिड की कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो नॉन क्वालिफाइंग एसिड की कंस्ट्रक्शन पे जो बोरिंग कॉस्ट लग रही है वो कैपिटलाइज नहीं होती, वो डायरेक्ट एक्सपेंस आउट हो जाती है। ठीक है सर। अब यहाँ पर जब हम कैपिटलाइज करने की बात करते हैं तो 2 किस्म की बोरिंग से हमारा वास्ता पड़ता है। स्पेसिफिक बोरिंग भी होती है और जनरल बोरिंग भी होती है। स्पेसिफिक बोरिंग उन बोरिंग को कहा जाता है जो उस क्वालिफाइंग एसिड को बनाने के लिए स्पेसिफिकली की गई। ना ये एसिड बनाना होता, ना मैं ये बोरिंग करता। उसमें कोई बैंक का लोन भी हो सकता है, कोई टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट TFC भी हो सकते हैं, उसमें आपके पास कोई रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर भी हो सकते हैं। ठीक है सर। डिबेंचर भी हो सकते हैं। फिर एक और बोरिंग होती है, उसको हम कहते हैं जनरल बोरिंग। जनरल बोरिंग ये वो बोरिंग होती है जो हमने उस क्वालिफाइंग एसिड को बनाने के लिए स्पेसिफिक नहीं की होती, बल्कि अपने बिजनेस की वर्किंग कैपिटल नीड को पूरा करने के लिए वो बोरिंग हम करके नॉर्मली बैठे हुए होते हैं। उसका पैसा कंपनी 10 जगह पे इस्तेमाल कर रही होती है और अगर ज़रूरत पड़ती है तो ज़रूरत पड़ने पर हम जनरल बोरिंग से पैसे निकाल कर उस क्वालिफाइंग एसिड को बनाने में भी इस्तेमाल कर लेते हैं। जनरल बोरिंग के अंदर कोई बैंक रनिंग फाइनेंस भी हो सकता है, बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी हो सकती है। अब अगर आपके पास रनिंग फाइनेंस या ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी है तो फैसिलिटी देने वाला आपसे ये नहीं पूछेगा आप इस फैसिलिटी को कहाँ इस्तेमाल कर रहा हो। एक जनरल फैसिलिटी है, स्टाफ की सैलरी देनी है, नहीं है पैसे, आप रनिंग फाइनेंस से निकाल के पे कर दो। फैक्ट्री के लाखों रुपए के बिजली के बिल आए हुए, नहीं है पैसे, आप रनिंग फाइनेंस से निकाल के पे कर दो। इसी तरीके से अगर आप क्वालिफाइंग एसिड को बना रहे हो और पैसे इस वक्त नहीं है तो आप रनिंग फाइनेंस या ओवरड्राफ्ट से निकाल कर भी उस एसिड को बनाने में पैसा इस्तेमाल कर सकते हो। तो हम क्या बोलेंगे कि सर हमने क्वालिफाइंग एसिड बनाने में उस फैसिलिटी का पैसा भी इस्तेमाल कर लिया, उस बोरिंग का पैसा भी इस्तेमाल कर लिया कि जो कि बेसिकली हमने इस एसिड के लिए तो नहीं ली थी लेकिन ज़रूरत पड़ने पर इसको भी हमने इस्तेमाल कर लिया।
ये बन गई हमारी जनरल बोरिंग। अब इससे हमें फ़र्क क्या पड़ता है? फ़र्क पड़ता है सर, स्पेसिफिक बोरिंग को कैपिटलाइज करने का तरीका कुछ और है और जनरल बोरिंग को कैपिटलाइज करने का तरीका कुछ और है। अगर आप स्पेसिफिक बोरिंग को कैपिटलाइज करने जा रहे हैं तो इसके लिए आपको 2 फिगर कैलकुलेट करनी पड़ती हैं। नंबर 1, बोरिंग कॉस्ट इनकर्ड, बोरिंग करने पर कितनी कॉस्ट इनकर्ड हुई वो आप कैलकुलेट करो, जिसमें इंटरेस्ट मेन होता है, लेस इन्वेस्टमेंट इनकम फ्रॉम टेम्पररी इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ऑफ सरप्लस फंड फ्रॉम बोरोइंग। सर ये कहाँ से आ गया? प्रॉब्लम क्या होती है, अगर आप किसी बैंक से फॉर एग्जांपल 10 करोड़ का लोन ले रहे हैं किसी एसेट को बनाने के लिए, तो सारा पैसा आप एक साथ खर्च नहीं कर पाओगे। तो होता है क्या है, कुछ कैश हर वक्त बचा हुआ होता है। अब बचे हुए कैश कम करें क्या? तो कंपनी वक्ती तौर पे उस सरप्लस कैश को कहीं पर इन्वेस्ट कर देती है और इन्वेस्ट करके कुछ इन्वेस्टमेंट इनकम कमा लेती है। अब 2 बातें हो रही हैं, 10 करोड़ का लोन लिया हुआ है, इस्तेमाल करो नहीं करो, इंटरेस्ट तो पूरे 10 करोड़ रुपए लग रहा है, प्लस उसी 10 करोड़ में से कुछ पैसों को आपने टेम्पररी इन्वेस्ट करके कुछ इन्वेस्टमेंट इनकम कमाई। तो 10 करोड़ पे जो इंटरेस्ट लगा वो कैपिटलाइज होगा, लेकिन उस 10 करोड़ से जो इन्वेस्टमेंट इनकम जनरेट हुई है वो आप लेस कर दीजिएगा। तो जो नेट अमाउंट बचेगा वो कैपिटलाइज होने के लिए एलिजिबल है। इसी तरह से जनरल बोरिंग का रूल ज़रा डिफरेंट है। अगर आपकी जनरल बोरिंग एक से ज़्यादा है तो हमारे स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है कि पहले आपको इनके दरमियान एक कैपिटलाइजेशन का रेट निकालना पड़ेगा। मान लें आपकी 2-3 बैंक से रनिंग फाइनेंस की फैसिलिटी है, बैंक ए ने आपको 10% पे दिया हुआ है, बैंक बी ने 8% पे, बैंक सी ने आपको दिया हुआ है 11% पे। जब आप कैपिटलाइजेशन की बात करेंगे ना वो 10 पर होगा, ना 8% पे होगा, ना 11% पर होगा। आपको इन तीनों के दरमियान एक एवरेज निकालना पड़ेगा और जो एवरेज होगा उसके हिसाब से कैपिटलाइजेशन होगी और इसको हम कहते हैं कैपिटलाइजेशन रेट। ये कैसे निकलता है सर? इसके लिए हमें चाहिए होता है इंटरेस्ट चार्ज ऑन जनरल बोरिंग, इसको डिवाइड करवाना पड़ता है एवरेज आउटस्टैंडिंग बैलेंस मल्टीप्लाई बाय 100, तो एक एवरेज रेट निकल आता है। मान लें वो एवरेज रेट आ रहा है 10.5। तो अगर जनरल बोरिंग का पैसा आपने एसेट की कंस्ट्रक्शन पे इस्तेमाल करा है तो हो सकता है वो पैसा 8% वाला हो सकता है वो पैसा 10% वाला हो सकता है 11 वाला हो, लेकिन जो कैपिटलाइजेशन होगी ना 8 पर होगी, ना 10 पर होगी, ना 11 पे, वो 10.5% एवरेज रेट के हिसाब से आपको कैपिटलाइज करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे 3 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हमारी लिए शुरू होती हैं। बोरिंग कॉस्ट कब से कैपिटलाइज करें, नंबर 2 कब तक कैपिटलाइज करें, और नंबर 3 अगर कैपिटलाइजेशन के दौरान किसी वजह से कंस्ट्रक्शन का काम सस्पेंड हो गया, उस दौरान बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगी या नहीं होगी। तो इसके लिए हमारे स्टैंडर्ड ने एक हेडिंग दी, कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन। बोरिंग कॉस्ट उस वक्त से कैपिटलाइज होना शुरू होती है जब हमारी 3 कंडीशन पहली बार मीट हो जाए। तीनों कंडीशन जिस दिन पहली बार मीट होंगी उस डेट से आप बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन को शुरू कर दो। उसमें सबसे पहली कंडीशन, बोरिंग कॉस्ट इनकर्ड होना शुरू हो जाए, इंटरेस्ट हम पे लगना शुरू हो जाए। नंबर 2, बोरिंग का पैसा एसिड की कंस्ट्रक्शन पे इस्तेमाल होना शुरू हो जाए। नंबर 3, एसिड बनाने की नेसेसरी एक्टिविटी शुरू हो चुकी हो। जिस दिन ये तीनों कंडीशन पूरी हो जाए उस दिन से बोरिंग कॉस्ट को आप कैपिटलाइज करवाना शुरू कर देना। फिर होता क्या है, जब हम बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करते रहते हैं, कभी कभी बीच में कंस्ट्रक्शन का काम रोकना पड़ जाता है। वजह, पहली वजह सर मार्केट में मटेरियल कंस्ट्रक्शन का शॉर्ट हो गया, काम रोकना पड़ गया। हम कोई नया प्लांट लगा रहे थे, उसके लिए कुछ एसेंशियल कंपोनेंट चाहिए थे इंस्टॉलेशन के लिए, उनकी शिपमेंट डिले हो गई, काम रोकना पड़ गया। सर कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से हमारा कोई झगड़ा निकल आया, उन्होंने कंस्ट्रक्शन का काम वक्ती तौर पे रुकवा दिया। मान ले 2 महीने के लिए काम रुक गया, बाद में दोबारा शुरू हो गया। अब ये 2 महीने के लिए काम सस्पेंड हुआ है, क्या इस दौरान बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करूं? क्योंकि जिसने हमें लोन दिया हुआ है उससे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि 2 महीने के दौरान हमारा काम चल रहा था या रुका हुआ था, वो तो इस 2 महीने का भी इंटरेस्ट चार्ज करेगा। लेकिन हमारा स्टैंडर्ड कहता है इस 2 महीने के दौरान बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होनी चाहिए। ये एक्सटेंडेड पीरियड है, ये वो पीरियड है जो एसिड को बनाने के लिए ज़रूरी नहीं था। यानी फॉर एग्जांपल एक एसिड ने 15 महीने में बनना था, ठीक है, 15 महीने नेसेसरी टाइम, 2 महीने काम बंद हो गया, अब वो एसिड 17 महीने में बनेगा। हम क्या बोलेंगे, 17 महीने इस एसिड को बनाने के लिए नेसेसरी नहीं थे, 15 महीने नेसेसरी थे।
तो हम 15 महीनों का इंटरेस्ट कैपिटलाइज कर सकते हैं, 17 महीनों का नहीं कर सकते, 2 महीने हमें हटाना पड़ेगा। लेकिन फिर हमारा स्टैंडर्ड हमें एक बात और समझाता है, कहता है देखें सर, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें काम रोकना पड़ता है ताकि एसिड को बना सके। सस्पेंशन एसिड को बनाने के लिए ज़रूरी होती है। फॉर एग्जाम्पल उसने बोला कि देखें सर, अगर मान लें आप लोन लेकर किसी रिवर पे कोई ब्रिज बना रहे हैं, अच्छा भला काम चल रहा था कि बारिशें स्टार्ट हो गई और हैवी बारिशें हैं, रिवर का वाटर लेवल हाई हो गया। इंजीनियर कहते हैं इस वाटर लेवल पे काम करना मुमकिन नहीं है, 2 महीने के लिए काम रोकना पड़ेगा, ज़रा बारिशें बंद हो जाए, रिवर का वाटर लेवल अपनी नॉर्मल जगह पर आ जाए, फिर काम को रेज्यूम करते हैं। अब यहाँ पे हमारा स्टैंडर्ड गुंजाइश क्या पैदा करता है कि ये बताएं जिस जोग्राफिकल रीजन में आप बैठकर काम कर रहे हैं वहाँ पर रेन का होना यूजुअल है या अनयूजुअल। आपने कहा अनयूजुअल, अमूमन तो यहाँ बारिशें नहीं होती, फिर तो जो बारिशें हुई और 2 महीने काम रुका सब बिला वजह में रुका। लेकिन अगर आप कहते हैं यूजुअल है, जिस इलाके में काम कर रहे हैं यहाँ पे बारिशें हर साल होती हैं, अमूमन होती हैं, तो फिर जब आपने प्लानिंग करी होगी ना तो आपको ये 2 महीने भी यहाँ पे प्लानिंग में रखने चाहिए थे और ये 2 महीने ज़रूरी हैं एसिड को बनाने के लिए, तो फिर बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन होनी चाहिए। इस हवाले से 2-3 मामला पेपर में पूछे गए, ज़रा उसकी भी थोड़ी सी ट्रिक सुन लो। सवाल आया बोलान लिमिटेड, बोल दिया बारिशें हुई काम रुक गया, लेकिन यूजुअल मूनसून रेन है, यूजुअल है, इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा। सवाल आया उसमें लिखा हुआ था अनयूजुअल रेन ने, अनयूजुअल है, इंटरेस्ट उस पीरियड का कैपिटलाइज नहीं होगा। अभी सवाल आया पेपर में टेक्सियो के नाम से, उसमें सेंटेंस लिखा हुआ था कि 15 दिन के लिए काम रोक दिया, लेकिन उस दौरान सब्सटेंशियल टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कंटिन्यू रहा, तो फिर तो उन 15 दिनों के लिए अंदर भी इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा। जब सब्सटेंशियल एक्टिविटी चल रही है, एसिड बनाने की बड़ी बड़ी एक्टिविटी चल रही है, तो काम रुका कहाँ फिर तो आपको उसके दौरान भी इंटरेस्ट कैपिटलाइज करना पड़ेगा। आखिरी रूल सर, बोरिंग कॉस्ट कब तक कैपिटलाइज करें? बोरिंग कॉस्ट उस वक्त तक कैपिटलाइज करते रहना जब तक एसिड को बनाने की सब्सटेंशियल एक्टिविटीज कंप्लीट ना हो जाए, एसिड बनाने के बड़े बड़े काम कंप्लीट ना हो जाए, चाहे छोटे मोटे काम बाद में भी चलते रहे। फॉर एग्जांपल आपने एक ऑफिस की बिल्डिंग बनाई, 2 साल में बन गई, बिल्डिंग तकरीबन बन चुकी है, लेकिन आपके आर्किटेक्ट कह रहे हैं कि सर अभी इस बिल्डिंग के अंदर कुछ काम रह गया है, जैसे ऑफिस की बिल्डिंग है, अभी इसकी इंटीरियर डिज़ाइनिंग होगी, 2 महीने और लग जाएंगे। लेकिन एक बिल्डिंग जिस मकसद के लिए बनी थी उस मकसद के सब्सटेंशियल काम हो चुके हैं। अब अगर आपकी इंटीरियर डिज़ाइनिंग में कुछ महीने और लग रहे हैं तो वो नेसेसरी नहीं है, उस दौरान बोरिंग कॉस्ट को आप कैपिटलाइज मत करो। इन सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, फिर जाके हम बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपका टॉपिक रिवाइज करने में ये वीडियो आपकी हेल्प करेगी। थैंक यू।